वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद में अब उसके कुछ प्रयोग हैं, अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मेनली हाई स्कूल में क्या है, 10th में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस उसको बोला जाता है। ये क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ये होता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या इसको बोलते हैं? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, वो कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है। ये टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में वो भी एनसीईआरटी का लिया हुआ हूँ यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। छोटा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसको तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये क्या होता है। ये क्या होता है? त्रिकोणमिति का जो ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं, प्रयोग, अनुप्रयोग या प्रयोग। तो ये प्रयोग में क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब किसी चीज की ऊंचाई और दूरी निकाली जाती है। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, इसको देखते हैं। ये है, अब इसमें क्या है, ये अगर कोई यहाँ पे कोई ट्री है, कोई पेड़ है, तो हम लोग क्या होता है यहाँ पे, इसका ये जो परछाई बनती है इसको क्या बोलते हैं? शैडो जो होता है, परछाई बनती है। इसकी डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस बोल देंगे, ये दूरी आ जाएगी। या इस पेड़ की, ये जो ट्री है, इसकी क्या है, हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी। तो इन सब सारी चीजों का, या कहीं पे ये टावर रखा होगा, कहीं पे बिल्डिंग होगी, तो कहीं पे ये शिप रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से कोई दूर से खड़ा होकर किसी टावर से देखेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इस पे बनता है। और ये डेली लाइफ में भी कई तरह के अनुप्रयोग जो इसके होते हैं, यूज में आते हैं डेली लाइफ में भी। तो त्रिकोणमिति के प्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, जो हम लोग को मेनली 10th में देखना हो, क्या होता है? डिस्टेंस निकालना होता है, और क्या होता है? हाइट निकालना होता है। हाइट और डिस्टेंस के लिए निकालते हैं। लेकिन इन सब सारी चीजों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? दो चीज जाननी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन दोनों चीजों को देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये दो चीजें हम लोग को समझ में आ गई तो आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी बहुत इजीली तरीके से लग जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। ये होता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, इसको समझने के लिए देखेंगे। अगर कोई यहाँ पे टावर या कोई, ये इसको टावर ही बोल देते हैं, टावर ही बना है, ये कोई टावर यहाँ पे है, और कोई आदमी है या कोई बच्चा यहाँ से इस टावर के इस टॉप पॉइंट को देख रहा है। मतलब यहाँ से क्या होता है, वो सीधा होके इस टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो जो ये टॉप पॉइंट जो देखेगा, इसको एक मिला दिया जाए टॉप पॉइंट के, इसके आंखों के इस बिंदु को मिला दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन लाइन, एक सीधी रेखा आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और उसके बाद में ये क्या है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब उसके आंखों के नीचे से जो सीधी लाइन बनेगी, जो सामने से ये पैरेलल लाइन बनी और ऊपर जो देख रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ये कोण बनता है, ये जो एंगल बनती है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसको कुछ भी बोल देते हैं, अल्फा बोल देते हैं, थीटा बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है। तो ये हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर यहाँ से खड़े होकर ऊपर कोई वस्तु देखी जाती है, जो सामने लगी हो, झंडा लगा हो या घर हो किसी का, तो जो आंखों की जो सीधी रेखा उस पर जाती है, लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो कोण बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण बोला जाता है। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब उन्नयन कोण के बाद आता है एक दूसरा अवनमन कोण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका भी एक फिगर है, इस फिगर से हम लोग समझेंगे। ये है, इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा सिंपल सा वही होता है, उसी का उल्टा होता है। ये कैसे होता है? अब जैसे अभी तक क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया था। मतलब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था, मतलब क्या था, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था और यहाँ पे कोई आदमी था, एक पेड़ था, तो इस पेड़ के टॉप पॉइंट को देखा जा रहा था। तो ये रेखा और इसके हॉरिजॉन्टल, उसके आंखों के से सामने से एक प्लेन लाइन खींची जाएगी। तो इसके बीच में जो था, इसको क्या बोलते थे? उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण। अब क्या है, अब यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है टावर के टॉप पॉइंट पे, और नीचे कोई आदमी या लड़का खड़ा हुआ है, उसको देखा जा रहा है। तो उस लाइन को हम लोग पहले मिला देंगे, उसके बाद में एक प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल, उसके आंखों के सामने से देखा जाएगा। तो उसकी आंखों के सामने से और नीचे से, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, मतलब उसकी आंखों की साइड से जो सीधे सामने देख रहा है और सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उसके बीच का जो कोण होता है, इसको थीटा या अल्फा जो भी लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। बस सिंपल सा हमको याद रखना है, अगर ऊपर से नीचे देखा जाएगा, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोला जाता है, या अवनमन कोण हिंदी में। और नीचे से ऊपर जब देखा जाएगा, नीचे से ऊपर देखा जाएगा, तो ये जो प्लेन लाइन आती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और इसके आंखों के बीच में जो हो जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा या बीटा इसको बोलेंगे। क्या होता है, उन्नयन कोण। ये हो जाएगा उन्नयन कोण। और देखते हैं, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में अगर कहीं जेड शेप बनता है, जैसे ये जेड शेप बना हुआ है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाएगा तो क्या होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण हो जाता है, अवनमन कोण। बस ये दो चीजें इसमें देखनी थी। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको क्या बोल देते हैं, उसको अवनमन कोण बोल देते हैं। अब इस पर कुछ, बस यही दो इसमें मेन कॉन्सेप्ट थे जिनको समझना जरूरी था। बाकी हम लोग जो पिछला पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वही यूज होगा, और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। यहाँ पे आ गया उन्नयन कोण, जो हम लोग ने देखा था, क्या है ये, उन्नयन कोण, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। ये भूमि से देखा जाता है मीनार के ऊपर, तो इसीलिए नीचे से ऊपर क्या बनेगा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और फिर क्या होता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पे कोई एक मीनार बना हुआ है, ये कोई मीनार है सिंपल सा, और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि पर, ये जमीन है, तो जमीन पर यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ये कितना है, 30 मीटर, मतलब मीनार के पैर से, मीनार क्या है, ये, और इसको सी मान लेते हैं। ये और सी क्या है, मीनार है, और सी और बी क्या है, जमीन पर मीनार के पैर से, और कोई बिंदु यहाँ पे है बी, उसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। और क्या है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। तो इस बिंदु से जो है, इस बिंदु से नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं हम लोग। ये डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, तो इसको नीचे से हम लोग मिला देते हैं। तो ये नीचे से ऊपर जो ये 30 डिग्री है, मतलब ये उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। मतलब क्या है, ये कोई मीनार है, यहाँ पे लिख देते हैं ये सी इज इक्वल टू मीनार, और बी क्या है, भूमि पर कोई बिंदु है, भूमि पर कोई बिंदु है। तो हम लोग को क्या है, मीनार ए सी है, भूमि पर कोई बिंदु भी है, बी से ऊपर मीनार को देखा जाता है, मीनार के शिखर को देखा जाता है, ये टॉप पॉइंट को देखा जाता है, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये ए सी की वैल्यू निकालनी है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, देख चुके हैं, वही होगा, और कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या है। अगर हमको यहाँ पे क्या लेना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर कहीं पे इस एंगल बी को या 30 को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हम लोगों ने बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको पी बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब बोल दिया जाता है, ये लंब हो जाता है। और नीचे हम लोग को एक चीज पता है, ये क्या है, ये जो सामने 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं दिख रहा है। हमको एक चीज गिवन डेटा दिया हुआ है, क्या है, बेस दिया हुआ है, ये बेस पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हमको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो अगर कहीं पे लंब बटे आधार
लंब बटे आधार क्या था, ये tan थीटा निकलता था, तो इक्वल टू क्या हो जाता है tan थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से लंब की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से लंब हमको निकालना है AC है, तो AC ऐसे ही रख देंगे। और आधार क्या है, 30 सेंटीमीटर है, ऐसे ही लिख देंगे इसको। और tan30 क्या होता है, 1/√3। हम लोग पहले भी देख चुके हैं tan30 क्या होता है, 1/√3। इसको टेबल याद करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 AC इज इक्वल टू 30। ये 1 का 1 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 30 डिवाइडेड बाई √3। तो नीचे √3 मैथमेटिक्स में टेक्निकली अच्छा नहीं लगता, उसको ऊपर कर दिया जाता है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर √3 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक √3 पहले से है, एक और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, तो √3 ये 3 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ये, और 3 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो क्या आ गया 10√3। ये क्या आ गया, AC की वैल्यू आ गई। AC क्या है, मीनार है, ये क्या है, मीनार है। तो हमको क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, तो क्या मिल गया, मीनार की ऊंचाई यहाँ से है, AC की वैल्यू आ गई 10√3। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमको जो चीज गिवन डेटा, जैसे यहाँ पे एक हमको बेस दिया था और हमको लंब निकालना था, तो इन दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात देखते थे। और ये क्या बन रहा है, लंब बटे आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, tan। ये होता है जो लिखा जाता है LAL बटे KK, ये हिंदी में KK। ये इसमें क्या होता है, लंब बटे आधार, ऊपर से नीचे लंब बटे आधार, ये क्या जाता है tan थीटा, तो उसी को tan यहाँ पे ले लिया गया। बस ये सिंपल सा था। और एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो आया हुआ है, 6वां क्वेश्चन है NCERT का, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो कोई भवन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं साइड में, ये 30 मीटर भवन हम लोग इसको मान लेते हैं, ये भी है, ये और बी है। और कोई लड़का जो है वो 1.5 मीटर है, तो इसको हम लोग यहाँ से 1.5 मीटर एक लड़का बना देते हैं, यहाँ पे 1.5 मीटर है ये 30 मीटर का भवन खड़ा है। ठीक, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर मतलब इधर बढ़ने की कोशिश करता है, ये लड़का है, ये C और D ये लड़का है, और ये भी क्या है, भवन है। अब ये भवन की तरफ ये लड़का जा रहा है, तब उसके आंखों से तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जब यहाँ खड़ा था वो लड़का, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जब ये देख रहा था इसके टॉप को, भवन को, ये चीज देख रहा था, ये जब टॉप को देख रहा था, तो अब यहाँ से हमको क्या देगा, उन्नयन कोण क्या बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दी जाती है, उसके बीच में जो एंगल बनती है वही देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये था 30 डिग्री। लेकिन अब क्या होगा, ये लड़का कुछ दूर आगे बढ़ गया, लिखा है कि 30 से 60 हो जाता है। जैसे मान लो ये जो लड़का CD था, ये यहाँ पे आ गया, ये CD यहाँ पे आ गया, तो ये अपने आप ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल क्या हो जाता है, ये एंगल 60 हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। तो लिखा है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। मतलब पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ये P पॉइंट है मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना है, हमको ये डिस्टेंस निकालना, इसको हम x बोल देते हैं। ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है, ये और भी क्या है, भवन है, ये और भी क्या है, ये भी, ये भवन है, और CD क्या है, लड़का है। अब ये पहले यहाँ पे खड़ा था, पहले जब क्या था, यहाँ पे खड़ा था। लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पे खड़ा था ये, उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे खड़ा था तो उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, और यहाँ पे आ गया तो 60 डिग्री हो गया है। अब ये पूछ रहा है जब C और P पॉइंट में डिस्टेंस कितनी है, मतलब वो कितनी दूर गया है आगे, ये x पूछ रहा है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमको कुछ भी नहीं पता, हमको यहाँ पे भी नहीं पता, तो इसको हम लोग एक चीज और मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये डिस्टेंस नहीं पता तो इसको y मान लिया जा रहा है।
अब क्या हुआ, अपने पास दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल कौन सा है, ये सी पी, दूसरा क्या है ये पी, और इसको हम लोग जेड नाम दे देते हैं, ये जेड है, तो ये पी जेड हो गया। दो ट्रायंगल है। अब देखते हैं ये पूरी जो है, ये पूरा जो है ये 30 डिग्री है, और इतना क्या है, ये फिगर का थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही बनेगा ये। तो ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री, 30 मीटर है। और इतना कितना है, इतना हम लोग के पास ये क्या दिया हुआ है इधर, ये इतना है, ये 1.5 मीटर है। तो 30 माइनस 1.5 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 28.5 मीटर। मतलब ये जो वैल्यू है कितनी आ गई, 28.5 मीटर। ये इतनी वैल्यू निकल के आ गई है 28.5 मीटर। इतना जो लड़के की ऊंचाई उसको मैंने माइनस कर दिया, और इस ट्रायंगल से हमको मतलब है, तो इस ट्रायंगल को हम लोगों ने ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस ये अगर समझ में आ गया है तो पूरा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। थोड़ा इसको साइड में करते हैं, छोटा करते हैं ये, ठीक। अब लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे। कोई भी एक ट्रायंगल यहां से ले लेते हैं। पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ये ट्रायंगल क्या है, ये पी जेड। लिखते हैं ट्रायंगल ए पी जेड में, ए पी जेड में हम लोग को क्या पता है, हम लोग को वाई निकालना है। तो वाई भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज पता है, ये क्या है, इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल कंसीडर किया जाता है, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो लंब और आधार पता है, हम लोग को क्या लिखना है, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर पी, और बेस पता है। तो लंब और आधार को क्या बोला जाता है, ये tan थीटा का रेशियो होता है, तो इसको tan लिख देंगे, ये सिंपली हो जाएगा tan, और एंगल क्या है 60 डिग्री, tan 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 है, ये परपेंडिकुलर है, इतनी दूरी कितनी है 28.5 है। बेस निकालना है, बेस क्या है y है, y रख देते हैं। और tan 60 क्या होता है, tan 60 की वैल्यू हम लोग टेबल से देखेंगे तो वो √3 आता है, tan 60 √3 हो जाता है। तब यहाँ से y निकाल देते हैं हम लोग, y क्या हो जाएगा, y इसको उधर कर देंगे और √3 को इधर ले आएंगे, तो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 नीचे अच्छा नहीं लगता, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा √3। तो क्या आ गया 28.5 √3, और ये √3 केवल 3 आ जाएगा। अब इसको अगर कटे तो काट देते हैं हम लोग, 8 2 10 5 15 ये कट सकता है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से करे 3 9 27 9, और ये क्या हो गया, पॉइंट आ गया 15 3 बचे 15, तो क्या आ गया 9.5 √3 आ गया। ये मतलब y का डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब जिस पॉइंट पे वो चल के पहुंचा था वहां से इस जो घर है उसकी भवन की दूरी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, हम लोग को y की वैल्यू आ गई है 9.3 आ गई है, ठीक है। अब इसको दूसरा जो एंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, उसको लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में करते हैं, छोटा कर देते हैं ये। अब दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा था, एक ट्रायंगल यहाँ पे पहले हम लोग ने ये वाला ट्रायंगल ले लिया है, अब इसको लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सी जेड लेते हैं, ट्रायंगल ए सी जेड में। ए सी जेड में हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे अभी भी यही पता है, ये क्या है, ये यहाँ पे तब थीटा की वैल्यू, ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री आ जाएगा, छोटा वाला एंगल। पहले यहाँ पे 60 आया था, बड़े वाले में ये वाला लिया जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे पता क्या है, हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, और बेस इसमें भी पता है, ये पूरा बेस इसका हो जाएगा। इसके लिए इतना था, 60 के लिए इतना था, और 30 के लिए पूरा हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्या पता है 28.5, ये हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई कर देते हैं, पूरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू tan, इसको tan थीटा। तो tan क्या है, यहाँ पे हम लोग को एंगल की वैल्यू क्या है 30 है, वही हम लोग भी यहाँ पे सीधा कर दिए, क्या है ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये बेस है। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू 28.5
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यही x की वैल्यू चाहिए कि कितनी दूरी वो पे चल के गया है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x निकालना है। तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, जो y की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले उधर कर देते हैं x प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 28.5√3। ये हो गया, क्या हो गया 28.5√3। अब यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 28.5√3 माइनस y इधर आ जाएगा, तो इसको 9.5 डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो 28.5 में से 9.5 निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 19 आ जाएगा, 19 लगभग 19 आएगा ही, इसको 9.55 माइनस कर देते हैं, 0 हो गया। ये 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 19√3, ये √3 पहले से ही था तो इसको लिख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आके आ गई √3, 19√3 मीटर, मतलब 19√3 मीटर ये चल के गया है, तब इसकी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर दें, हम लोग को tan थीटा पता होना चाहिए, और जो दिया उसको केवल रेशियो में लिख लेंगे, अपने आप निकल के आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर था, इसी तरह के 2 4 6 क्वेश्चन इसमें और हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट